हे गाइस, कैसे हैं आप लोग सभी। होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट यूरोपियन डिप्लोमेसी। जैसे कि आप इस फोटो में देख ही रहे होंगे कि मोदी जी 3 देशों की यात्रा पर गए हुए थे, जिसमें कि वो सबसे पहले जर्मनी गए, जर्मनी के बाद डेनमार्क, डेनमार्क के बाद फ्रांस। सो 3 देश हुए ये, जिसमें कि इस टाइम पे जिस वक्त रशिया और यूक्रेन की वॉर कंटिन्यू है, इस टाइम पे क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, जबकि इस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज़ सारे के सारे इकट्ठा होकर सैंक्शंस इम्पोज कर रही हैं रशिया को के लिए, और वहीं पे ही उनको अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। बल्कि इंडिया ने अपना न्यूट्रल स्टैंस बना के रखा हुआ है। और इस वक्त क्यों ज़रूरी थी ये विज़िट, क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ द मैप ऑफ यूरोप। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जर्मनी है नॉर्थ सी के पास, उसी के ही ठीक आगे डेनमार्क कंट्री है, और उसी के साथ ही जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जिसमें पार्ट आता है, जैसे कि आइसलैंड हुआ आपका, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। फिनलैंड तो बॉर्डर भी शेयर करता है रशिया का। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट मैप ऑफ यूरोप। सो एवरी टाइम मतलब एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है कोई भी। सो बाल्टिक वाला रीजन। सो लेट्स कम टू आवर टॉपिक। सो क्रैकिंग यूरोपियन कोड। सो बेसिकली अगर हम पास्ट में जाएं, हिस्ट्री में जाएं, तो बेसिकली हमारा बहुत रिलेशंस ज़्यादा मेंटेन नहीं रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ। तो स्टार्टिंग से ही कोई इंगेजमेंट, कोई भी पार्टनरशिप हमारी नहीं रही है। हमने अवॉइड किया है बेसिकली, ठीक है। और जब कोल्ड वॉर हुआ था तब सिनेरियो भी मतलब डिफरेंट हो गया था। उस टाइम पे अगर एंशंट की बात की जाए तो आप लोगों को पता ही होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो हम लोगों ने भी ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया, क्योंकि हम खुद कॉलोनियल कंट्री थे। तो बेसिकली हम एंगेज नहीं कर पा रहे थे। जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ बेसिकली, तब कुछ कॉर्डियल सिचुएशंस बनने लगी थी। बट दिल्ली जो अपनी कंट्री है, उन्होंने फिर भी थोड़ा सा दूरी बनाए रखने की ही कोशिश करी। बट अब फाइनली मोदी जी ने इम्पोर्टेंस समझने की कोशिश की है कि भाई यूरोपियन कंट्रीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है बेसिकली हमारे लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है, जैसे बेसिकली बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास। कि एक तो ओपन सोसाइटी है। ओपन सोसाइटी का मतलब ये है कि वो भी बहुत ज़्यादा मल्टी लिंगुअल, मल्टी कल्चरल पीपल वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन इज़ अ ग्रुप है। तो ग्रुप है तो बेसिकली उसमें बहुत सारे क्रिश्चियंस, कैथोलिक्स और बहुत सारे पीपल्स रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है। सिमिलरली हम इंडिया में भी यही है, बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे मल्टीलिंगुअल बहुत सारे मल्टीलिंगुअल पीपल हैं जो रिसाइड करते हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं। तो सेम सोसाइटी है, ओपन सोसाइटी है। डेमोक्रेसी को दोनों देश प्रमोट करते हैं, ठीक है। फेवर्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड, जो कि हम ये चाहते हैं कि भाई एक सिर्फ एक किंग ना बन के रहे कि भाई यूएस है तो वही सबको गवर्न करे कि भैया तुम ऐसा करो। तो वी फेवर्ड कि भैया मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट नेशंस जो है उनका भी से होना चाहिए इंटरनेशनल ऑर्डर में। रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं कि कोई भी अपनी मनमानी करके किसी के ऊपर भी अटैक कर दे। डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहिए, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए। और अभी रिसेंटली में ही जो रायसीना डायलॉग हुआ था, उसमें ईयू की प्रेसिडेंट जो थी वो आई हुई थी। तो बेसिकली हमने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भी हम दोनों देश, यूरोपियन यूनियन और हम, बात कर रहे हैं आपस में। तो ठीक है, तो इसी तरीके से ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम अपने इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज करते हैं, शेयर करते हैं। जैसे कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम भी काम कर रहे हैं, वो लोग भी काम कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज कि वो 2050 तक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनेंगे, हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनेंगे। डिजिटल ट्रांसमिशंस में हम लगातार फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से ह्यूमन का बेटरमेंट हो सके, किस तरीके से लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया सेम प्लेटफॉर्म पे नज़र आते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम भी लगातार अपने एफर्ट्स को मजबूत कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को देख रहा है कि कार्बन एमिशंस जो हैं हम लगातार कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इथेनॉल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है कंट्री का। और क्लीन एनर्जी के ऊपर सोलर ग्रिड्स हम बहुत ज़्यादा इंस्टॉल कर रहे हैं। तो दिस इज़ सम हाउ
वी कैन रिलेट टू यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़। सो सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं बहुत सारे कि यूरोपियन यूनियन को अब क्या सता रहा है कि यूक्रेन उन्होंने रशिया ने एकदम अटैक कर दिया है, और अब जो उनकी नेबरिंग कंट्रीज़ है जो भी रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है उनको खतरा हो गया है कि भाई अगर हमने नेटो ज्वाइन कर लिया तो हमारे ऊपर भी अटैक हो सकता है। तो ये एक कंटिन्यूस सिक्योरिटी थ्रेट उनके ऊपर अब नज़र आने लग गया है। बट सिमिलरली वे फेस हम कर रहे हैं, सेम प्लेटफॉर्म पे हैं, सेम ही थ्रेट हम लोग भी फेस कर रहे हैं, जो कि है चाइना की तरफ एक तरफ और दूसरा है पाकिस्तान की तरफ। दोनों ही साइड हम लोग थ्रेट फेस कर रहे हैं, सिक्योरिटी थ्रेट फेस कर रहे हैं। तो सेम पिक्चर सिक्योरिटी कंसर्न्स का भी है हमारा। सो इंडिया वहाँ पे एक बेसिकली बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि इंडिया इज़ नॉट आउट टू प्लीज़ एनीवन, ठीक है। इट विल कंटिन्यू टू सीक ग्लोबल एनवायरनमेंट कंड्यूसिव to its own economic development and will acknowledge its civilization contribution to humanity। इस स्टेटमेंट में ही बेसिकली इंडिया का आंसर छुपा हुआ है कि क्यों इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंस बना के रखा हुआ है अब तक। वो किसी की साइड भी नहीं ले रहा है, ना ही कोई सैंक्शंस इम्पोज किए हैं रशिया के ऊपर, और ना ही उसको कंडेम किया है कि भैया ये उन्होंने इन्वेड कर दिया है यूक्रेन के ऊपर। तो बेसिकली इंडिया यही कह रहा है कि इसमें हम किसी को प्लीज़ नहीं करना चाहते कि भाई यूएस कहना चाह रहा है कि भैया तुम करो, तो हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, हम उसी को ही फॉलो कर दें, जैसा हम चाहेंगे हम ऐसा करेंगे, हम किसी को प्लीज़ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हम किसी की बातों में आके कोई बात नहीं कहेंगे। एंड विल कंटिन्यू टू सी ग्लोबल एनवायरनमेंट कंड्यूसिव। हम सबसे लगातार एक अच्छी पार्टनरशिप रखना चाहते हैं, सबके साथ एक मेल जोल म्यूचुअल ट्रस्ट बना के रखना चाहते हैं, ठीक है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, और हमारी जो सिविलाइजेशनल कंट्रीब्यूशन है ह्यूमैनिटी के लिए उसको हम जारी रखना चाहते हैं। जो जैसे कि सब लोगों को पता होगा गौतम बुद्धा, गांधी जी, तो ये दीज आर द सिंबल्स ऑफ पीस, तो उसको हम जारी रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी से भी किसी के कहने पर हम किसी को कुछ बोलें। सो मूविंग अहेड कि इसमें ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं बेसिकली, जिसमें कि मैंने बताया था आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड आ जाता है, और फिनलैंड बॉर्डर शेयर करता है। ये इंपॉर्टेंट मैप है बेसिकली बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो नाउ ये मोदी जी की बेसिकली एक फ़ोटो है जिसमें कि सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के जो हेड्स हैं वो मोदी जी से मिल रहे हैं, और अपने जो इश्यूज़ हैं उन लोगों ने शेयर किए हैं मोदी जी के साथ। और हम लोग भी बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने क्यों अपना स्टैंस न्यूट्रल रखा हुआ है रशिया के ऊपर, और हम चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ के साथ, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के साथ या कोई भी कंट्रीज़ के साथ हम अपना म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल फ्रेंडशिप बनाना चाहते हैं, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनको भी मदद मिले और इंडिया को भी। सो नॉर्डिक कंट्रीज़ में बेसिकली क्या है कि इंडिया का जो ट्रेड है वो 5 बिलियन डॉलर्स के ऊपर घूमता है, और क्यूमुलेटिव जो एफडीआई है वो 3 बिलियन की तरफ 3 बिलियन आता है वहाँ से। और इंडिया जो मोदी जी वहाँ पे गए हुए थे, उन्होंने सेकंड इंडो नॉर्डिक समिट में पार्टिसिपेट किया, जो कि फर्स्ट हुआ था वो 2018 में हुआ था। और बेसिकली जो सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वो चैम्पियन है बेसिकली सस्टेनेबिलिटी में और रिन्यूएबल एनर्जी में, ठीक है। ये मैप दोबारा से देखिए, नॉर्वे, स्वीडन नहीं, डेनमार्क तो स्पेशली चैम्पियन है विंड एनर्जी में बेसिकली, वो अपनी हम इसमें आगे भी देखेंगे। ये रहा डेनमार्क की जो फर्स्ट विज़िट थी, उसमें ये जो शाही परिवार है बेसिकली, या किंग फैमिली है, उनसे मिले थे मोदी जी, उन्हीं के साथ ये फ़ोटो है। सो डेनमार्क बेसिकली हाईएस्ट प्रपोजिशन शेयर करता है इलेक्ट्रिसिटी में, 42%, जो 2015 का डेटा है, 42% अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो विंड एनर्जी के से लेता है। सो हाउ कूल इज़ दैट, ठीक है। सो बिल्डिंग वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड एनर्जी, आइसलैंड भी वो बिल्ड कर रहा है, जिसमें कि हम भी एक लगातार, क्योंकि हमें भी 2070 तक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बननी है, तो हम सोलर ग्रिड इंस्टॉल कर रहे हैं। हमें
विंड पैनल से भी हमें अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पर गए और ताकि म्यूचुअल पार्टनरशिप हो सके, म्यूचुअल एग्रीमेंट डिस्कस हो सके। तो इस वजह से डेनमार्क को हमने चूज़ किया और हम अपने साउदर्न पार्ट में बेसिकली वहाँ पे हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने विंड पैनल्स, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ द फोटो ऑफ शुल्ट्स, जर्मन चांसलर शुल्ट्स एंड पीएम मोदी जी, जिसमें कि वो हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं हम लोगों को। सो जर्मनी बेसिकली हमारे जो टाइज़ हैं जर्मनी के साथ वो 70 ईयर्स पुराने हैं। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा हमारे कॉर्डियल रिलेशंस हैं दोनों के साथ, और हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप कर रहे हैं, ग्रीन पार्टनरशिप कर रहे हैं। ठीक है, इंडो जर्मन एनर्जी फोरम हम शेयर करते हैं। ठीक है, यूज़र मोबिलिटी में हमारा कंट्रीब्यूशन है, पार्टनरशिप है। ठीक है, इंडो पैसिफिक की पॉलिसी जो जर्मनी ने 2020 में अडॉप्ट की है, होल्ड्स G7's प्रेसिडेंसी इन जून 2022। बेसिकली अभी G7 की मीटिंग होने वाली है जर्मनी में। ये हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हमारी जो 70 ईयर्स पुरानी जो दोस्ती है जर्मनी से, वो क्या कितनी रंग लाती है। और जब G7 की कंट्रीज़ सारी इकट्ठी होंगी जर्मनी में तो क्या स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस जो भेजेगा जर्मनी पीएम मोदी जी को, सो ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि लगातार हमने जो न्यूट्रल स्टैंस बना के रखा हुआ है ना, तो वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को पसंद नहीं आ रहा। तो बेसिकली यही हम लोग भी देखेंगे कि जर्मनी क्या इस तरीके से बिहेव करेगा कि भाई ओके ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सालों पुराने हमारे रशिया के साथ रिलेशंस हैं, तो क्या मोदी जी को वो वापस बुला सकते हैं G7 की मीटिंग में, ये देखना होगा। सो लास्ट उसमें ये फ्रांस के प्रेसिडेंट से मिले, इमैनुअल मैक्रोन से। सो बहुत ही ज़्यादा हम्बल मीटिंग हुई उनकी, बहुत ज़्यादा कॉर्डियल रिलेशंस हैं हमारे। और फ्रांस में बेसिकली फंडामेंटल कन्विक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, बेसिकली फ्रांस भी बिलीव करता है कि कोई किसी को गाइड ना करे, कोई किसी को कहे ना कि भैया आप ऐसा करो, कि जस्ट बिकॉज कि मैं सुपर पावर हूँ और डिक्टेट करे आपको कि भैया तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो वो भी उस तरीके से नहीं मानते जैसे इंडिया का चाहता है। जर्मनी भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही चाहता है, बट वो सिमिलरली वो पार्ट है यूरोपियन यूनियन के, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को वो चीज़ें करनी पड़ जाती हैं। दोनों बिलीव करते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए। फ्रांस स्टूड बाय इंडिया सिंस 1998 व्हेन इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट। जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने उसको अपोज किया था, बट फ्रांस एक ऐसा कंट्री था जिसने सपोर्ट किया था, और सारी सिचुएशन को समझने के बाद उन्होंने ये कहा था कि नहीं, इंडिया को भी ज़रूरत है न्यूक्लियर टेस्ट करने की और न्यूक्लियर इंडिपेंडेंट कंट्री बनने की। सो फ्रांस ने सपोर्ट कंटिन्यूसली दिया है हमें एंशिएंट पास्ट में भी, और अब भी दे रहे हैं, जैसे कि रफाल जेट्स हमें कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। सो दिस इज़ हाउ फ्रांस is making friendship with us. So strong defender of India's interest in यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल। जब भी कश्मीर के ऊपर कोई इशू आता है या फिर कोई डिस्कशन होना चाहता है, जब भी क्योंकि चाइना इज़ अ सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, तो जब भी वो कोई लेके आता है कोई इशू, तो कंटिन्यूसली रेज में जो एग्रीमेंट होता है वो डिसबैंड नहीं किया जाता है। फ्रांस कंटिन्यूसली हमें सपोर्ट करता है कि नहीं, ऐसा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको डिनाई कर देंगे। तो बहुत सारी जगह पे उन्होंने हमारा सपोर्ट किया हुआ है। रीजनल एलाई है इंडो पैसिफिक थिएटर में। सो कंटिन्यूस हमें सपोर्ट दे रहे हैं अलग अलग स्फीयर्स में, जिसको जब भी हमें उनकी ज़रूरत होती है। सो दिस इज़ हाउ दिस ऑल वीडियो अबाउट। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो एंड हैव एन ऑसम डे।